डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देश में महंगाई घटने से सस्ती हुई खाने की थाली। वेज और नॉन वेज थाली में दिखा महंगाई की कमी का असर, जिसका प्रमुख कारण टमाटर की कीमतों और बॉयलर चिकन की कीमतों में कमी माना जा रहा है। मध्य प्रदेश एक बार फिर बना सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 राज्य। मध्य प्रदेश ने 5.47 मिलियन टन सोयाबीन का किया है उत्पादन। राज्य का ये कीर्तिमान बना रहा है। इसके लिए किसानों को भविष्य के लिए भी किया जा रहा है प्रशिक्षित। जम्मू कश्मीर में सेब यहाँ के लोगों की आर्थिक रीढ़ की तरह करता है काम। सेब की तरक्की यहाँ के लोगों की तरक्की है। राज्य में चुनावी माहौल के बीच सेब किसानों की सरकार से मांग है कि घाटी में अलग से सेब मंडी बनाई जाए। और अब समाचार विस्तार से। खुदरा महंगाई में आई कमी का असर अब खाने की थाली की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। क्राइसिल M&A रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बीते अगस्त में खाने की थालियों की कीमतों में पिछले वर्ष के मुकाबले गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना आधार पर घर में पकाए जाने वाले खाने की शाकाहारी थाली की कीमत में 8% की गिरावट आई है और इसका श्रेय मोटे तौर पर टमाटर की कीमतों में 51% की बड़ी गिरावट को दिया गया है। वहीं मांसाहारी थाली की कीमत में 12% की गिरावट दर्ज की गई है। थाली की लागत में कमी का एक बड़ा कारण LPG की कीमतों में आई कमी को बताया जा रहा है और इस दौरान LPG के दाम में 27% की गिरावट दर्ज की गई है और साथ ही वनस्पति तेल, मिर्च और कुछ मसालों की कीमतों में कमी भी शाकाहारी थाली के सस्ता होने की वजह बताई जा रही है। वहीं मांसाहारी थाली की लागत में कमी का बड़ा कारण बॉयलर चिकन की कीमत में 13% की गिरावट को बताया गया है। वहीं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के मुताबिक भारत के खाद्य उपभोग पैटर्न में भी अहम बदलाव हो गए हैं और इसके मुताबिक आधुनिक भारत में पहली बार भोजन पर औसत घरेलू खर्च परिवारों के कुल मासिक खर्च का आधे से भी कम हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनाज पर खर्च का हिस्सा पहले से काफी कम हो गया है। ये गिरावट ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कम समृद्ध 20% परिवारों में अधिक देखा गया है और इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसे पहले सार्थक भूमिका निभा रही हैं, जिसके जरिए 80 करोड़ लोगों को मिल रहे मुफ्त खाद्यान्न के चलते परिवार अनाज से होने वाली अपनी बचत को दूसरे खाद्य पदार्थों पर खर्च कर रहे हैं और इस दौरान लोगों द्वारा पैकेज्ड और प्रोसेस्ड खाने पर किए जाने वाले खर्च में भी वृद्धि देखी गई है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालत खस्ता है और राज्य सरकार पैसे की कमी की वजह से कर्मचारियों को वेतन नियत समय पर नहीं दे पा रही है। आर्थिक बदहाली से निकलने के लिए प्रदेश सरकार ने भांग की खेती को वैध करार देने का फैसला किया है। राज्य सरकार अगले मॉनसून सत्र में विधानसभा की पटल पर भांग की खेती को वैध बनाने के लिए एक विधेयक पेश कर सकती है। गौरतलब है कि इस संबंध में बीते साल ही एक कमेटी का गठन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया था। वित्तीय संकट को देखते हुए भांग की खेती को वैध बनाकर प्रदेश की आर्थिकी को नियंत्रण में लाने की कोशिश सरकार कर रही है। हिमाचल सरकार के मुताबिक मौजूदा आबकारी नीति से प्रदेश सरकार को फायदा हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालत खस्ता हाल है। राज्य सरकार पैसे की कमी की वजह से कर्मचारियों को वेतन भी नियत समय पर नहीं दे पा रही है।
आर्थिक बदहाली से निकलने के लिए प्रदेश सरकार ने भांग की खेती को वैध करने का फैसला किया है। सरकार अगले मॉनसून सत्र में विधानसभा की पटल पर भांग की खेती को वैध बनाने के लिए एक विधेयक पेश कर सकती है। गौरतलब है कि इस संबंध में बीते साल ही एक कमेटी का गठन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया था। इस कमेटी में मंत्री जगत सिंह नेगी, सुंदर सिंह, भाजपा विधायक जनक राज, विधायक हंसराज भी शामिल थे। अप्रैल 2023 में ये कमेटी बनी थी और इसका गठन प्रदेश में भांग के औषधीय, वैज्ञानिक और औद्योगिक इस्तेमाल पर अध्ययन के लिए किया गया था। कमेटी के सदस्यों ने इस बारे में मंथन करने के लिए हिमाचल के कई जिलों का दौरा भी किया था, जिसमें कुल्लू, कांगड़ा, सिरमौर, चंबा, मंडी और सोलन जिले शामिल हैं। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इसे लेकर एक बिल हिमाचल विधानसभा में लाया जाना है। वित्तीय संकट को देखते हुए भांग की खेती को वैध बनाकर प्रदेश की आर्थिकी को नियंत्रण में लाने की कोशिश राज्य सरकार कर रही है। हिमाचल सरकार के मुताबिक मजबूत आबकारी नीति से प्रदेश सरकार को फायदा हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं, जहां मध्य प्रदेश एक बार फिर से सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 राज्य बन गया है। और हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश ने 5.47 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन किया है। और कैसे मध्य प्रदेश ने सोयाबीन प्रदेश बनने का ताज हासिल किया है, डीडी न्यूज़ के संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में सिरमौर राज्य बन गया है। जी हां, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन हुआ है। ये खुलासा केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और फिर राजस्थान है, जहां पर सोयाबीन का ज्यादा उत्पादन हुआ है। कैसे मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 बना है, बताते हैं आपको। मध्य प्रदेश ने सोयाबीन उत्पादन में अपने निकटतम प्रतियोगी राज्यों महाराष्ट्र और राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए 2 साल बाद फिर से सोयाबीन प्रदेश बनने का ताज हासिल कर लिया है। भारत सरकार के जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 5.47 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का हिस्सा 41.92% है। महाराष्ट्र 5.23 मिलियन टन के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि राजस्थान 1.17 मिलियन टन उत्पादन के साथ तीसरे नंबर पर है। पिछले 2 सालों में मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन में कमी आने से मध्य प्रदेश पिछड़ गया था। मध्य प्रदेश इसके पहले वर्ष 2020-21 में 5.15 मिलियन टन उत्पादन के साथ पहले नंबर पर रहा था। वर्ष 2022-23 में महाराष्ट्र 5.47 मिलियन टन उत्पादन के साथ प्रथम स्थान पर था, जबकि मध्य प्रदेश 5.39 मिलियन टन के साथ दूसरे पायदान पर रहा था। इसके पहले वर्ष 2021-22 में भी महाराष्ट्र ने 6.20 मिलियन टन उत्पादन के साथ प्रथम स्थान हासिल किया था, जबकि मध्य प्रदेश 4.61 मिलियन टन उत्पादन के साथ दूसरे पायदान पर ही रहा था। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर के निदेशक डॉक्टर के.एच. सिंह का कहना है कि पिछले 2-3 वर्षों में प्रदेश में सोयाबीन की फसल खराब होने से मध्य प्रदेश पिछड़ रहा था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिलहाल हमारा लक्ष्य 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादकता का है। बहुत खुशी की बात है कि कई वर्षों के बाद सोयाबीन के कुल उत्पादन में मध्य प्रदेश एक बार पुनः नंबर 1 पर आ गया है। और इस संबंध में बताना चाहूँगा कि शुरू से ही मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य रहा है। पिछले कुछ वर्षों से 3-4 वर्षों से हम देख रहे थे कि महाराष्ट्र नंबर 1 हो गया और महाराष्ट्र में एरिया कम होने के बावजूद जो उत्पादकता है, जो यील्ड है, वो ज़्यादा हो गई और इस कारण उसका टोटल उत्पादन ज़्यादा था, तो वो नंबर 1 पर चला गया। वहीं सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश के पास आगे भी सोयाबीन स्टेट का तमगा बना रहे, इसके लिए वे मिलकर काम करेंगे। फिर चाहे किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराने की बात हो या उन्हें जरूरी ट्रेनिंग देना हो, सोपा इस ओर काम करता रहेगा। सोपा जो कि किसानों के साथ लगातार उत्पादकता बढ़ाने के लिए काम करती रही है पूरे प्रदेश में और देश भर में, हम आगे भी इसको चालू रखेंगे। किसानों को अच्छा बीज मिले, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और मध्य प्रदेश सरकार से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो सोया प्रदेश
ये बना रहे उसके लिए काम करेंगे और किसानों को पूरा प्रोत्साहन इस बारे में देते रहेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में सोयाबीन का रकबा वर्ष 2022-23 की अपेक्षा वर्ष 2023-24 में 1.7% बढ़ा और क्षेत्रफल पिछले साल 5,975,000 हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 6,679,000 हेक्टेयर हो गया है। सोयाबीन का क्षेत्रफल बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ा। पिछले वर्षों में सोयाबीन उत्पादन और क्षेत्रफल में उतार चढ़ाव होता रहा। सोयाबीन के क्षेत्रफल में वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में 14.30% की वृद्धि हुई। सोयाबीन क्षेत्रफल वर्ष 2018-19 में 5,19,000 हेक्टेयर था, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 6,194,000 हेक्टेयर हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी राज्य की इस उपलब्धि पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुशी जाहिर की है। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच प्रतिस्पर्धा लंबे समय से चली आ रही है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का अच्छा उत्पादन की वजह केवल अच्छी जलवायु और सोयाबीन का रकबा बढ़ना ही नहीं, बल्कि यहाँ के किसान को अच्छा बीज मिलने के साथ ही खेती की नई तकनीक को अपनाना भी एक बड़ी वजह है। कैमरामैन गौरव निरगुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से देश भर की अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में मथुरा में पोषण माह कार्यक्रम आयोजित किया गया। पोषण माह अभियान में सहयोग करने वाले सभी विभागों को प्रतिदिन गतिविधियां आयोजित कराने और उनकी फीडिंग कराने के लिए निर्देशित किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 1 सितंबर को मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 शुरू किया। यह एक वार्षिक अभियान है जिसका उद्देश्य कुपोषण को दूर करना और बेहतर पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय 7वां पोषण माह का शुभारंभ हुआ। देवेंद्र शर्मा एवं शैलेंद्र कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गर्भवती महिलाएं हैं, जो हमारे बच्चे हैं, खासकर बच्चों का शुरुआती 1000 दिन उनको सही पोषण मिले, जिससे स्वस्थ बच्चे हों, विकसित बच्चे हों, उनका मानसिक और शारीरिक विकास सही हो। इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और विगत वर्षों में भी इस जनपद का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि इस बार हम लोग और बेहतर ढंग से समन्वित प्रयास करें और जो मंशा है कि हमारा हर बच्चा स्वस्थ हो, सुशिक्षित हो, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें, सही आहार बच्चों को मिले। पोषण अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण को समग्र रूप से बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देवेंद्र शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ता द्वारा पूरी मेहनत और लगन से काम किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना ने पोषण अभियान में सहयोग करने वाले सभी विभागों को रोजाना गतिविधियां आयोजित कराने और उनकी फीडिंग कराने के लिए निर्देशित किया है। आज पोषण माह का शुभारंभ किया गया है और ये 1 महीने चलेगा और बच्चों को कैसे पोषित किया जाए, बच्चे कैसे स्वस्थ रहें, इसकी पूरी जानकारी इस पोषण माह के तहत दी जाती है। कोई बच्चा अगर अस्वस्थ होता है, कुपोषित होता है, तो उसको एनआरसी में भर्ती किया जाता है और जब वह स्वस्थ हो जाता है तो उसके घर पहुंचाया जाता है। पोषण अभियान की लाभार्थी महिलाओं ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अंतर्गत चलने वाले कार्यक्रम स्वस्थ खाने की आदतों के प्रति प्रोत्साहित करते हैं और साथ ही स्वास्थ्य पर पोषण के गहन प्रभाव को भी उजागर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। जम्मू कश्मीर में सेब यहाँ के लोगों की आर्थिक रीढ़ की तरह काम करता है। सेब की तरक्की यहाँ के लोगों की तरक्की है, लेकिन क्या सेब इस बार चुनावी मुद्दा है? क्या सेब के आधार पर यहाँ के लोग अपने उम्मीदवार का चयन करेंगे? देखते हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की जम्मू कश्मीर से ये खास रिपोर्ट। देश में 85% सेब पैदा कर जीडीपी में अहम योगदान देने वाले जम्मू कश्मीर के 7 लाख से ज्यादा बागवानों को घाटी के राजनेताओं ने आज तक सेब की तरह ही सुर्ख सपने दिखाए हैं। हकीकत में दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सेब उगाने वाले किसानों के लिए जमीन पर आज भी समस्याओं के पहाड़ हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ सेब के लिए ग्रेडिंग मशीन, एंटी हेलनेट गन, खराब गुणवत्ता की दवाएं, मंडीकरण, मूल्य संवर्धन का ढांचा न होना और वायरस वाली पौधे। इसके अलावा भी
बागवानों की कई समस्याएं हैं जो चुनावी मुद्दा तो बनती है लेकिन खत्म नहीं होती। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक ज़बरदस्त जो नेचुरल कैलेमिटी आई, जिसकी वजह से वो ओले गिरे, एक तूफान आया। इसमें टिविन डिस्ट्रिक्ट, कुलगाम और शुपियां के 80 विलेजेस इसमें बुरी तरह इफेक्ट हुए। एक तो इस साल का सेब वो पूरी तरह डैमेज हो गया, दूसरा कि एप्पल ट्रीज प्लांट जो है इनको भी डैमेज हो गया। हम चाहते हैं कि सरकार जो है, जो आने वाली हमारी सरकार बनेगी, किसी भी दल की बने, हमारे यहाँ पे जो ये एप्पल प्रोडक्शन है इसको आप सिक्योर कीजिए, सेफ कीजिए। हम गुजारिश करते हैं जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी हमारे जो इस इशू है, जो हमारे इस पर खर्चा आता है, इसके लिए जो किसान के जो हमें केसीसी होता है ये हमें माफ़ हो जाए। यहाँ पे चूंकि इलेक्शन का माहौल है, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज को इसके रिलेटेड जो है सरकार पे दबाव बढ़ाना चाहिए, उनके कोई ऐसी पॉलिसी मरतब करनी चाहिए जिससे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाए। बागवानों का एक बड़ा मुद्दा केंद्र शासित प्रदेश में सेब के लिए बड़ी मंडी का नहीं होना भी है। सेब यहाँ से स्थानीय मंडी के जरिए एक्सपोर्ट होना चाहिए, जबकि हो उल्टा रहा है। बाहर के मुल्कों से भी माल आ रहा है हमारे हिंदुस्तान में, तो उससे भी कश्मीर के ग्रोवरों को बहुत नुकसान हो गया है। हमने सरकार से ये भी कहा है कि यहाँ जो बाहर का माल आ रहा है उसमें टैक्सेस कम होते हैं, तो उस पर भी सरकार ने मान लिया है और उसमें जो हमारे ग्रोवर को अब रेट आ रहे हैं अच्छे तरीके से आ रहे। आजादी के बाद से आज तक सेब के बाग तो बढ़े, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होने से बागवानों की समस्याएं नहीं घटी। इसके अलावा मौसम की बेरुखी यानी ओलावृष्टि और तूफान के कारण हर साल 20% फसल बर्बाद हो जाती है। अब सरकार से, गवर्नर इंतजामिया से भी ये चाहते हैं, या नई सरकार जो बनेगी, हम चाहते हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है कश्मीर में, को क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को लागू होना चाहिए। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर की सरकारों की भागीदारी नहीं होने से इतना सेब पैदा करने के बावजूद जम्मू कश्मीर विदेश में केवल कुछ लाख टन ही बेच पा रहा है। ग्रेडिंग के लिए मशीन नहीं होने से सेब सीधा दिल्ली की आजादपुर मंडी जा रहा है और वहीं से बांग्लादेश या फिर कभी कभार अमेरिका एक्सपोर्ट होता है। यहाँ के बागवान आज भी सेब की ग्रेडिंग हाथ से ही करते हैं। सेब के किसानों को चुनाव के बाद नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। निश्चित तौर से इनके जीवन में जो सेब है ये चाहते हैं कि वो सेफ हो, तो यही संकल्प के साथ कि इस बार के जो चुनाव हैं इनमें इन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा मिलना आएगा या मिलना चाहिए जिससे कि इनकी जो कृषि है उन्नत कृषि हो और इनका जीवन आगे बढ़े। विधानसभा चुनावों में ज़रूर एक मुद्दा है और इस मुद्दे को ये लोग अब चाहते हैं कि उसको आगे रखेंगे। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, शोपियां। आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली के अशोका होटल में टेक्निकल टेक्सटाइल की बढ़ोतरी और विकास को लेकर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा, इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ समेत कई इस क्षेत्र के दिग्गज मौजूद रहे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ना दूं तो ये बेमानी होगा। आज हम $3 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि 2014 से पहले बिल्कुल नहीं था। टेक्निकल टेक्सटाइल की जरूरत हमें जीवन के हर क्षेत्र में पड़ रही है। प्रधानमंत्री ने 1400 करोड़ केवल इनोवेशन के लिए दिए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर मैं धन्यवाद ना दूं तो ये बेमानी होगा। 2014 के पहले इस पर बिल्कुल फोकस नहीं था और जिसके कारण हम अभी $3 बिलियन का एक्सपोर्ट भी किया है। और ये टेक्निकल टेक्सटाइल ऐसी है जितना जीवन में प्रयोग की बात करें, जूते पहनता हूँ वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल है। और इस तरह से टेक्निकल टेक्सटाइल एरोस्पेस के लिए आपने देखा कि सोमनाथन उनके डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, एविएशन में है, डिफेंस में है।
और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। शुक्रवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में प्याज के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की सूरत मंडी में 5 सितंबर को प्याज का भाव था 3300 रुपए। 6 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और प्याज का भाव 3300 रुपए पर ही बना रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में तेजी रही। यहाँ 5 सितंबर को प्याज का भाव रहा 2000 रुपए। 6 सितंबर को इसके भाव में 1000 रुपए का उठाव आया, जिसके बाद प्याज 3000 रुपए पर पहुंच गई। जबकि प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासल गांव मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में नरमी दर्ज की गई। 5 सितंबर को यहाँ प्याज का भाव था 4000 रुपए। 6 सितंबर को इसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 3900 रुपए। हालांकि पंजाब की खन्ना मंडी में 5 और 6 सितंबर को प्याज के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 3500 पर ही बना रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में शुक्रवार को प्याज का भाव रहा 3280 रुपए। बदायूं मंडी में भाव रहा 3300 रुपए। फैजाबाद मंडी में प्याज के सौदे 3520 रुपए पर हुए। 22-23 के दौरान घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम हुई है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.1 मिलियन टन रही है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई में इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ मूंग की बुआई 34,76,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ मूंग 30,88,000 हेक्टेयर में बोया गया था। फिलहाल मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। बात भाव की करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जसदण मंडी में 5 सितंबर को मूंग का भाव रहा 7,000 रुपए। 6 सितंबर को इसके भाव में 500 रुपए का भारी उछाल देखने को मिला, जिसके बाद मूंग का भाव 7,500 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य की ही ढोल मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में तेजी रही। यहाँ 5 सितंबर को मूंग का भाव था 7,050 रुपए। 6 सितंबर को इसके भाव में 750 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 7,800 रुपए हो गया। राजकोट मंडी में बीते गुरुवार को मूंग का भाव था 7,830 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 120 रुपए का उछाल देखने को मिला, जिसके बाद भाव 7,950 रुपए पर पहुंच गया। अमरेली मंडी में मूंग के भाव की बात करें तो यहां 5 सितंबर को मूंग का भाव रहा 7,675 रुपए। 6 सितंबर को इसके सौदों में 145 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव हो गया 7,530 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान।
मैं हूं AI कृष और आज हम गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात के किसान धान के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। यहाँ के किसान बाजरा को पत्ती धब्बा रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। गुजरात में ही किसान अरहर को कैटरपिलर से बचाने के लिए फेरोमोन जाल लगा लें। साथ ही यहाँ के किसान अरहर के खेतों में पानी जमा ना होने दें। गुजरात के किसान कपास के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। महाराष्ट्र के कोंकण के किसान धान के खेतों में जल स्तर 5 से 10 सेंटीमीटर बनाए रखें। महाराष्ट्र के पुणे के किसान मूंग और उड़द की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। महाराष्ट्र के अहमदनगर में मक्के में फॉल आर्मी वर्म के नियंत्रण के लिए किसान इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव कर लें। वहीं महाराष्ट्र के सतारा के किसान मूंगफली में रथुआ रोग की रोकथाम के लिए हेक्साकोनाजोल का स्प्रे कर लें। मध्य प्रदेश के किसान सोयाबीन को फली छेदक कीट से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। यहाँ के किसान गन्ने के खेतों को खरपतवार मुक्त रखने के उपाय कर लें। मध्य प्रदेश में अदरक को प्रकंद सड़न रोग से बचाने के लिए रेडोमिल का स्प्रे कर लें। यहाँ के किसान भिंडी को लाल बग से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती हैं और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। इस किस्म का आकार गोल होता है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। किसान बैंगन की पूसा उत्तम किस्म भी लगा सकते हैं। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। इसका आकार भी गोल होता है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। नियंत्रण के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के पलौरा में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा हुई। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 अतीत की बातें हो गई हैं और विरोधी दलों पर भी शाह भड़के। हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण के आरोपों की सुनवाई अब 5 अक्टूबर को होगी। ये मामला नगर निगम शिमला के आयुक्त के पास है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें भाजपा ने जम्मू कश्मीर के विकास पर जोर दिया है। भाजपा के संकल्प पत्र की जमकर सराहना की जा रही है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका और अरदास की। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।